हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में अब देख ही रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं। हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 11th फिज़िक्स को स्टार्ट करने के लिए और क्लास 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके फिज़िक्स मतलब नामुमकिन है, क्योंकि जितने भी एडिशन चलेंगे, सब्ट्रैक्शन चलेंगे या मल्टीप्लिकेशन चलेंगे वो वेक्टर के फॉर्म में ही चलेंगे ज़्यादातर। तो वेक्टर क्या होता है और वेक्टर के बारे में सब कुछ, इवन उसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा इसी वीडियो में। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम पूरा डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, उसके रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे बस। क्योंकि अगर हम अभी भी अगर उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आया उसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आप क्लास 12th में हैं तो, ठीक है। क्योंकि चैप्टर वगैरह भी लाने हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। इस वजह से हम इसमें वेक्टर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके जो मेन पॉइंट होंगे या कहिए बाकी ओवरऑल मैं सब कुछ बताऊंगा वेक्टर के बारे में, सब कुछ एक डिटेल बताऊंगा। पर मैं उसके डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ। डेरिवेशन जैसे सीधे फॉर्मूले बता दूंगा और कहाँ से आए हैं वो भी थोड़े से बता दूँगा, लेकिन मैं पूरे डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले ही क्लियर किए दे रहा हूँ। बाकी एट द एंड मैं इस जो भी बताऊँगा उसका शॉर्टकट बता दूँगा, शॉर्टकट, ताकि जैसे ही आप फॉर्मूले यूज़ करें वहाँ पे वेक्टर अगर एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर जो भी हो उसके जैसे निकालना हो तो आप कर सकें अच्छे से, ठीक है। शॉर्टकट बता दूंगा। चलिए बताते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। हम किन्हें कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्लास 11th का है, ठीक है। क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नीडेड हों। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, ठीक है। और साथ में वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करे। अब क्लास 11th में आ गए हैं तो ये यहाँ तक तो क्लास 9 तक भी बताया जाता है, लेकिन अब यहाँ क्लास 11th में एक चीज़ नई ऐड होगी जो कि होगी वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड बहुत बच्चों का अभी तक भी क्लियर नहीं होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। जो नंबर वगैरह होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मतलब जानते ही हो आप लोग, ठीक है। और वेक्टर लॉ क्या है वो भी हम आगे बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं वेक्टर लॉ क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे वेक्टर क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसे कि हमको पता है कि जैसे कोई हमें दो वैल्यू दी रखी हुई है, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन अगर यहीं पे अगर ऐसा कुछ ना करके कोई और ऐसे तिगड़म आ जाए, 3D डायग्राम बन जाए तो उसकी वो सब बताना मुश्किल हो जाएगा, कि मैग्नीट्यूड बताना मुश्किल हो जाएगा, उसका डायरेक्शन बताना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। अब इतने इंडेप्थ में नहीं जाएंगे हम, हमें पता है वेक्टर किस लिए यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। बस अब हम करते हैं क्या है, अब वेक्टर दिखता कैसा है। जैसे कि ये जो होता है ऐसे वेक्टर बनाते हैं हम। ये जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी मैग्नीट्यूड को। और इसका जो ये वाला हेड वाला एरिया होता है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका। अब बात करते हैं कुछ, जैसे कि पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। पोजीशन वेक्टर जैसे कि ये हमारा एक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई भी वेक्टर अगर हमारा ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, ओरिजिन से स्टार्टिंग है, तो उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। जिसकी स्टार्टिंग जो है ओरिजिन से हो यहाँ से, तो उसको बोलेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे अगर यहाँ ये बना दें तो हमारा ओ ए जो होगा ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। जिसका ये इसकी पूंछ जो होती है, पूंछ करके तो इसकी हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स्ड। और कहाँ फिक्स्ड होगी, ओरिजिन पे फिक्स होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्री वेक्टर किसे कहते हैं। फ्री वेक्टर हमारा जो ये वेक्टर होता है हम इसको किसी भी डायरेक्शन, मतलब कि ऐसे पैरेलल, जैसे ये एक वेक्टर है तो हम इसको पैरेलली यहाँ कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल कहीं पर भी। हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ है तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, उसको पैरेलल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कोई वेक्टर ऐसा हम उसको पकड़ के ऐसा कर दें तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, केवल ये करेक्ट मेथड है, समझ में। हम केवल इसको आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं और पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है।
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन है और कोई एक वेक्टर यहाँ है और एक यहाँ, ए वेक्टर इसको नाम लेते हैं, बी वेक्टर इसको नाम लेते हैं, ठीक है। ओ ए और ओ बी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो हमारा ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, ये दोनों क्या पोजीशन वेक्टर मैंने अभी बताया, जो कि अगर यहाँ से अटैच्ड हों, यहाँ से ओरिजिन से अटैच्ड हों तो उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा क्या हमारा पोजीशन वेक्टर। और हमारा अगर इसको हम यहाँ से ऐसे अटैच कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर हमारा क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक से लेके बी तक कहीं तक, अगर यहाँ से अगर ऐसी कोई यहाँ तक है डिस्टेंस, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेके बी तक अगर इसको मान लेते हैं, तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब और टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला इक्वल वेक्टर। छोटे छोटे टर्म है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब समझ, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो, और डायरेक्शन इसका दोनों सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा निगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है, जैसे एक वेक्टर इस साइड है और उसके जस्ट अपोजिट में हमारा दूसरा वेक्टर आ जाए, तो ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर बोलते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मॉड्यूलस ये होता है, जैसे कोई ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए वेक्टर, तो हम इसको मॉड लगा देंगे, इसमें ऐसे मॉड लगा देंगे। तो अगर हम मॉड लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्शन से हटा दिए। अब डायरेक्शन जो है, जैसे हमको पता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। अगर हम मॉड लगा देंगे तो हम डायरेक्शन खत्म कर दें, केवल मैग्नीट्यूड बचता है। मतलब कि ये वेक्टर तो है, लेकिन हम उसमें डायरेक्शन को हम उसको ख़त्म करते हैं, मतलब एक तरह से हटा देते हैं मॉड लगा के। तो हमको केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका निकालना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका रिप्रेजेंट होता है, इसे ए कैप लगाते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, उसका जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। उसका वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, ये वेक्टर वाला। अब मैग्नीट्यूड में बताया कैसे निकालेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड में निकालने के लिए इसको मॉड में लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी इसको ए कैप बोलेंगे। ए कैप की हमेशा वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन के टर्म में जब यूज़ करेंगे, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये समझ में आएगा तब अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, फिक्स्ड। जैसे एग्जांपल ले ले पोजीशन वेक्टर, मैंने अभी पोजीशन वेक्टर पहले बताया, जिसका जो है इनिशियल ये फिक्स होता है, ये चीज़ यहाँ फिक्स होगा, इस वेक्टर का, ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, ठीक है, एक्स वाई, इसका ये जो है ये यहाँ पे ओरिजिन पे यहाँ पे फिक्स होगा, इसको बोल देंगे फिक्स्ड वेक्टर। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है, जहाँ जिसको हम पैरेलली भी मूव करा सकते हैं, उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे और इसको ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे नहीं, मतलब इसको ऐसे, जैसे ये वाला वेक्टर ऐसे है, इसको हम मोड़ के ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग वे है, ठीक है, ये करेक्ट वे है। अब बात करते हैं और क्या होता है,
कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे हो जाए, तो इसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर, अनलाइक, ठीक है। और एक होता है लाइक, तो ये दोनों को ही हम बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर। समझ में आ गया एक ही लाइन में। अब एक और बात कर लेते हैं, 8वें, कोप्लेनर वेक्टर, जो एक ही प्लेन में लाई करे, सेम प्लेन में कोई दो वेक्टर अगर लाई करता है तो उसे बोल देंगे कोप्लेनर वेक्टर। जो कि बेसिकली प्लेन में लाई करे उसको बोल देंगे क्या, सेम प्लेन जो लाई करेगा उसे बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अब बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर में क्या होता है, उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल मतलब जहाँ से वो स्टार्ट है, जैसे कि ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, तो तीन वेक्टर, इसका जो ये इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है, को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है, जिसका टर्म मतलब आगे वाला पॉइंट है उसका हेड पॉइंट जो है उसका एक तरफ होता है, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं, इसके आगे वाले को बोलते हैं हेड। आगे से याद रखिएगा आप, ठीक है। ये इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। तो इसका हेड जो है एक ही तरफ लाई करेगा तो इसको बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। अब एक और वेक्टर होता है ज़ीरो या नल वेक्टर, ज़ीरो या फिर नल वेक्टर। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, अगर जैसे कि ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, हम क्या करते हैं, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को कर देते हैं क्या, माइनस, तो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो। तो उसको वेक्टर से बताएंगे ना, अगर कोई वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करेंगे तो वेक्टर वाली टर्म आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो वेक्टर, तो हम उसको ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, वो इतना बड़ा है, ठीक है, ए वेक्टर को हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो वेक्टर है, और स्केलर में मतलब क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, नंबर होते हैं सारे, न्यूमेरिकल नंबर, मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 वगैरह ये सारे, ठीक है। अब अगर हम 3 गुना इसको कर देते हैं, 3 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, ये 3a हो जाएगा, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ तो वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीधा बढ़ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन, आगे देखिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ वेक्टर, समझ में आ गया होगा कि हम इस बार क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है, कोई एक वेक्टर लेते हैं और दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। वो क्या होने वाला आगे हम बताएंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है ये, ठीक है, आगे कोई टर्म यूज़ होगी, ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन बता रहा हूँ कि होता क्या है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होता है, स्केलर हमें आंसर स्केलर देता है, और ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमको ये इसका आंसर जो आएगा वो स्केलर आएगा, समझ में, स्केलर, इसका आंसर स्केलर आएगा। और अगर हम वेक्टर, एक और होता है, दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन मेथड हैं, एक होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट,
उसमें क्या करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। इसका आंसर जो आता है वो आता है वेक्टर। इसका आंसर जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसका जो आंसर आएगा इसका वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसके जो आंसर आएगा। समझ में है? अब वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर का हम एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन जैसे कि वेक्टर का हम एडिशन सिंपली तरीके से नहीं करते हैं, इसके लिए 3 रूल होते हैं। 3 रूल क्या होता है? पहला होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ। तीसरा लॉ होता है हमारा पॉलीगन लॉ। ये क्या करते हैं? फॉर एडिंग वेक्टर टू वेक्टर, मतलब हमारे 2 वेक्टर को ऐड करने के काम में आते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। और एक बात याद रखिए, इसका डिवीज़न नहीं होता है, डिवीज़न नॉट पॉसिबल। 2 वेक्टर का डिवीज़न जो होता है नॉट पॉसिबल, इसका पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों बेसिकली एक ही तरीके के हैं, लेकिन मैं केवल ट्रायंगल लॉ बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट बता देता हूँ, उसी से सारा एडिशन हो जाएगा हमारा। और यही हमारा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, यही 2 लगेंगे। पॉलीगन लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है। तो मैं इसका रिजल्टेंट बता दे रहा हूँ, दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल सेम आएगा, एक ही तरीके से हो जाएंगे। तो मैं केवल एक का बता दे रहा हूँ, बाकी जो होगा उसको हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। क्या कर, जैसे कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो हम क्या करते हैं, इसके हेड को और इसके टेल को दोनों को मिला देते हैं। इसके हेड को इसके टेल को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके टेल से इसके हेड तक एक लाइन खींच देंगे, यही हमारी रिजल्टेंट वाली लाइन होगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को ऐसे लिखेंगे और दूसरे वेक्टर को इसी को हेड पे ऐसे लगा देंगे, उसके टेल को उसके हेड पे मैच कर देंगे, हेड प्लस टेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो लाइन से गुजरेगी वही हमारी रिजल्टेंट होगी, आर रिजल्टेंट, ठीक है। हमको ये रिजल्टेंट देंगी। तो आर जो होगा, जैसे वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमको इसका सम दे देगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। और कैसे करते हैं इसको, आर कैसे निकालते हैं, सीधा मैं फॉर्मूला लिखी दे रहा हूँ, क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट की हो चुकी है, काफ़ी और लंबी हो जाएगी, तो हम सीधा ये नहीं करने वाले, हम केवल मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, समझ में आ गया, कॉस थीटा। ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड। और जो थीटा लेंगे हम वैल्यू, वो यहाँ से लेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से बना लेंगे और यहाँ का जो थीटा होगा ये हमारा होगा। समझ, इसको इस वाले थीटा को लेंगे हम यहाँ पे। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और इसका जो हम वो निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, वो इसका लिए एक फार्मूला होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा प्लस में ए प्लस में बी कॉस थीटा। ये जनरली स्कूल वाले नहीं बताते, पर ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब एक एक चीज़ के अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो आप ये घबराइए नहीं, अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा जरा, तो बस एक बार देखिए और एक बार ट्राई करिए इसको नोट करने की और एक बार रिवाइज़ करने की। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके टिप पे हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा इसके शॉर्टकट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं है, बस जल्दी का कैलकुलेशन करके आराम से आ जाएगा। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। इसके जो थीटा होगा इन दोनों के बीच में बनेगा 0, ठीक है। इसका एंगल बनेगा, और एक ऐसे बना लेते हैं, एक ये और एक ये ऐसे, और इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री।
तो हम इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो हमको तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को कर देंगे ऐड, सिंपल p प्लस में b। अगर ये p वेक्टर है और ये b वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम p और b को ऐड करें तो हमारा वो रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर यहीं इन दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री यानी एंगल 180 डिग्री है तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट में से जैसे कि ये p वेक्टर है और ये b, ये q वेक्टर ले लेते हैं, नहीं इसको b वेक्टर ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे, हम बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर में को माइनस कर देंगे, सिंपल से इतना करने वाले। और यहीं अगर हमारा जो है, अगर ये 90 डिग्री का आ जाए, थीटा हमारा अगर 90 डिग्री हो, किसी दो वेक्टर का थीटा 90 डिग्री आ रहा है, एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से रिजल्टेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो एक q है और एक p है तो हम उसको ऐड कर देंगे, एक वेक्टर को। समझ में आ गया, सीधा ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। अब इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, पर अभी थ्योरी पोर्शन बताता हूँ, फिर बाद में फिर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन आराम से बनेंगे और हर एक टर्म पे करवाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पर अभी पहले इसको समझ लीजिए इतना, उसके बाद कराते हैं हम। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर, जैसे कि हमें पता है कि हमारा ये होता है हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। जिसको नहीं पता होगा जान लीजिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अपने रूम पे चले जाएंगे तो रूम का अगर कोना पकड़ेंगे तो एक इस साइड को लाइन जाएगी, एक ऊपर को, एक इस साइड को, तो एक x एक्सिस ऊपर जाने वाली y एक्सिस और इस साइड सामने ऐसे जाने वाली होती है हमारी z एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अगर कोई वेक्टर हमारा ऐसे है, अगर स्पेस में कहीं मान लेते हैं ऐसे सीधा लिखा है, मतलब अगर ऐसे थोड़ा सा ऐसे है, मतलब वो x की डायरेक्शन में भी है, y की डायरेक्शन में भी है, z की डायरेक्शन में भी है। अगर इसको p दे देते तो OP वेक्टर हमारा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OP वेक्टर x i कैप, ये जो होता है उसको बोलते हैं हम i कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसको बोलेंगे j कैप और इसको बोलेंगे k कैप। तो हम क्या करेंगे, पहले x की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ऐसे x की डायरेक्शन में, फिर चलेंगे y की डायरेक्शन में, y j कैप। अब हमको इसकी डायरेक्शन में भी चलना है, हमको ऐसे, तो हमको ऊपर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, z k कैप। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपने एक वेक्टर के पास पहुँच जाएंगे। इसी को बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि हम उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए। हम x एक्सिस में भी इसकी तरफ भी तोड़ दिए, इसकी तरफ भी तोड़ दिया और इसको इस तरफ भी तोड़ दिए, रिजॉल्व कर दिए वेक्टर को, इसलिए बोलते हैं इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बस अभी इतना जानने की ज़रूरत है, वरना आप सब भूल जाएंगे। तो इतना जानते हैं। और बात करते हैं एक और, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कंपोनेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, हमारा ये आया हुआ है, तो हमको उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री, करेक्ट 90 डिग्री, चाहे जितना ऐसे बना लेंगे, एक 90 डिग्री को हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे ये जो थीटा बनेगा 60 की, इससे जो है जो हमारा एंगल के नीचे वाला जो बनेगा उसको बोलेंगे हम Q, नहीं अगर इसको बोल देते हैं P वेक्टर, ठीक है। तो P कॉस थीटा, समझ में, P कॉस थीटा बोल देंगे और इसके जस्ट सामने वाला जिस पे एंगल नहीं रहेगा उसको बोलेंगे P साइन थीटा। ये समझ में, थोड़ा सा और बताते हैं। देखें, ये एक पेंडुलम का केस ले लेते हैं, ठीक है। इसकी मेन लाइन है और अगर यहाँ तक ऐसे भी बना हुआ है, ठीक है, इस पर आपको पता है टेंशन होगा, टेंशन T। तो अगर हम इस वेक्टर का अगर कंपोनेंट लेना चाहें तो हम ऐसे लेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, सब में ये चीज़ हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा, एक हो जाएगा हमारा साइन थीटा। समझ में आया, ऐसे ही जो हमारा एंगल से सटा होगा, एंगल बनाएगा, उसी को बोलेंगे पी, मतलब कॉस थीटा में आ जाएगा और उसके जस्ट सामने वाला हमारा एंगल किस में आ जाएगा, साइन थीटा में आ जाएगा। ऐसे ही हम वेक्टर को क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ हमारा बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है।
इतना समझ में आ गया है? समझ में आ गया होगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे चलते हैं। इस टर्म में क्या होगा, हमारा ये वाला जो रहेगा ये टी होगा टेंशन, तो हमारा ये वाला है, इसको जो लेंगे हम वो बोलेंगे टी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और इस वाले बोलेंगे टी कॉस थीटा कंपोनेंट को, इसको बोलेंगे टी साइन थीटा। ऐसे लेते हैं हम कंपोनेंट इसका, वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब सीधा हम बढ़ते हैं किस पे, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसका, अभी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं पहले, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम। ठीक है, इसमें अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर आता है हमारा ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप, ये मैंने बताया डायरेक्शन बताने के लिए होता है, और ये चीज़ हमारा मैग्नीट्यूड देगा और ये हमारा बताएगा डायरेक्शन। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा ये हो जाएगा ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और प्लस इसमें साइन थीटा। ये एन कैप हमारा डायरेक्शन बताता है। एन कैप हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड अपना निकालेंगे। ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अगर हमको इसका एन कैप निकालना है, ठीक है, एन कैप, तो एन कैप ये डायरेक्शन बताता है। तो हमारा जैसे फर्स्ट वेक्टर क्या है, हमारा ए वेक्टर है, तो हम ए वेक्टर की तरफ ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो बैठा होगा उसकी तरफ अपना ऐसे हाथ करेंगे राइट हैंड, और हम उसको सेकंड, जहाँ पे ये सेकंड जैसे बी है ना, तो बी की तरफ हम मोड़ देंगे। तो हमारा जो ये थंब जहाँ पॉइंट करेगा वही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा अपवर्ड। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर हम इसका अगर ये चेंज कर दें, डायरेक्शन ऐसे ही कर दें, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें। ठीक है, तो मैंने बताया कि हम ए की तरफ पहले हाथ को फैलाएंगे राइट हैंड, तो ये ए की तरफ ऐसे फैल गया, ये देखिए ऐसे, देखिए ये ऐसे फैल गया ऐसे ए की तरफ। अब हम क्या करेंगे, बी की तरफ हमको मोड़ना है, बी की तरफ, तो हम क्या करेंगे, बी की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। हमारा देखिए थंब जो है नीचे आ रहा, पॉइंट आउट कराना है तो नीचे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डाउनवर्ड। स्कूलों में वो स्क्रू रूल बताते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा काम का नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको ट्रिक लगा के ऐसे निकालना है तो ये ज़रा बेटर पड़ेगा, आपके हाथ तरफ राइट हैंड से निकाल सकते हैं। स्क्रू वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पे राइट हैंड से आप निकाल लीजिए कि राइट हैंड थंब रूल लिख लीजिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए, एन कैप के लिए, इसको निकालने के लिए, एन कैप निकालने के लिए। बस इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा तो ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा किसकी वैल्यू हो जाएगी, और एन कैप मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं हम। बस इतनी सी बात है। हमारा जो वेक्टर होगा, इसमें हम जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो मैग्नीट्यूड हमारा ये बता देगा, डायरेक्शन हमारा ये बता देगा। वेक्टर क्वांटिटी ख़त्म। ठीक है, इससे ज़्यादा अब इस बात नहीं हो सकती है। अब आते हैं सेकंड, कौन सा था, अब एक था स्केलर। ठीक है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। हमको दो मल्टीप्लिकेशन जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने दो मल्टीप्लिकेशन जरूरत ऐसे पड़ी कि हम जैसे कोई दो क्वांटिटी ले रहे थे। ठीक है, और उसका एक बार क्या हुआ, जब हम उसको मल्टीप्लाई किए तो उसका जो आंसर आया वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, और दूसरी कोई दो क्वांटिटी लेते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी आ रहा था। तो हमको दो मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ी, हमको दो प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि अगर कोई ए है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, तो एक बार हमारा वेक्टर आ रहा है और एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई दूसरी क्वांटिटी। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट मल्टीप्लाई किए तो हमारा एक बार स्केलर आ रहा है। तो हमको दो तरीके की फार्मूले की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम दो तरीके के फार्मूले यूज़ करते हैं। इस बात समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे कि ए वेक्टर को हम बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है हमारा, ए बी कॉस थीटा।
ए बी कॉस थीटा। ऐसे मैंने बताया कि इसमें जो है डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाती है तो हमारा स्केलर आंसर आता है। इसका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो स्केलर होगा, स्केलर स्केलर होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, स्केलर होने वाला है। और बस हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ख़त्म। अब मैंने क्या बता दिया इसमें ध्यान समझिएगा। मैंने बताया वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और क्या बताया था मैंने, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं और कौन कौन से वेक्टर होते हैं वो बता दिया था मैंने। उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बता दिया था मैंने, रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन ये तो बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रिक्स के बारे में, ट्रिक्स। ठीक है, कि अगर ऐसी कोई बात आ जाए जहाँ पे ट्रिक्स, मतलब थोड़े से ट्रिक्स हैं, उसको लगा के हम आंसर थोड़ा सा चुटकियों में ला सकते हैं। उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं कि दोनों वेक्टर जो होंगे हमारे, वो दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। अगर दोनों वेक्टर सेम नहीं होगा तो ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। अगर हमारा कोई दो वेक्टर है, ठीक है, हमारा ए और बी सेम वेक्टर हैं, सेम वेक्टर हैं, तब ये ट्रिक्स लगेगी। अगर इन दोनों के एंगल अगर 0 डिग्री है, इन दोनों का एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा 2a। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक वेक्टर है और यहाँ दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का एंगल क्या है हमारा 0, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4, जैसे हमारा इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका आंसर जो आएगा, जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 8 न्यूटन। अगर इसका 4 न्यूटन ही है, 4 न्यूटन ही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 न्यूटन। समझ में आया? अगर दोनों ये चीज़ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इन दोनों का एंगल 0 डिग्री है, तो क्योंकि ऐसे सवाल बहुत मिलने वाले हैं, तो ये जो है ट्रिक लगा के तुरंत निकाल लेंगे। अगर हमारा 0 डिग्री है तो हम 2a निकाल लगा लेंगे। अगर यही हमारा एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट आएगा √3a। अगर जैसे कि अगर यहाँ पे से एक ये है और एक ये है, ठीक है, इसके एंगल ये 60 डिग्री है, तो हमको पता है रिजल्टेंट हमारा बीच में बनेगा। रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है, ठीक है, रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट √2, √3, और ये दोनों सेम होने वाले मैंने बताया। ठीक है, √3, और जैसे मान लो 4 न्यूटन ही है, 4 न्यूटन ही है, 4 न्यूटन ही है, तो √3a, यानी कि 4 न्यूटन, इन दोनों का कोई सा एक वैल्यू, तो 4 न्यूटन यानी 4 आ जाएगा। तो यानी आंसर आएगा 4 √3। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो 4 न्यूटन आ जाएगा हमारा आंसर, रिजल्टेंट। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं, अगर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री है, दोनों की मैं बार बार बात करूँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो √2a आंसर आएगा। जैसे कि अगर ये ऐसे है 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कुछ बीच में आएगा ऐसे, इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगा √2, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लग जाए, न्यूटन न्यूटन आप समझ जाइएगा, न्यूटन हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 न्यूटन, 4 √2, ए हमारा हो जाएगा 4, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहीं अगर थीटा जो हो जाता है हमारा, हो जाता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो हमारा जो होगा, हमारा जो, जैसे मान लो इसको ऐसे मान लेते हैं, ये होगा 120 डिग्री। परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, बस बता दे रहा हूँ ताकि आप शॉर्टकट यूज़ कर पाएँ, मैंने बोला था ना इसलिए। 4 न्यूटन ही है, 4 न्यूटन ही है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, इस शॉर्टकट है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए, इसी की वैल्यू जैसे ए, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे एंगल थीटा हो जाता है हमारा 180 डिग्री, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, रिजल्टेंट आएगा 0। जैसे कि अगर ये ऐसे, ये ऐसे एक यहाँ ऐसे 4 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये 180 डिग्री है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा 0। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई और एंगल इन सब के बीच में, अगर कोई और एंगल दे देता है, तब हमको पूरा वो निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos थीटा। देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, और अगर क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है और इसमें पढ़ाने को भी बहुत ज़्यादा है, बताने को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन चाहिए इस पर, हर टॉपिक जितने टॉपिक मैंने बताए हैं और एक्सटर्नल भी, तो
इसमें कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ हम जो है चैप्टर्स पे अब आएंगे, क्योंकि इतना बता दिया मैंने, और जितनी प्रैक्टिस करवानी होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन कहाँ पे, उसमें चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर भी शुरू करना है तो ऑलरेडी लेट हो रहा है। अब वेक्टर मैंने बता दिया, इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने डाल दिया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से, और एक बार समझने की कोशिश करिएगा। बाकी जब तक क्वेश्चन नहीं लगता तब तक समझ में आने वाला नहीं है अच्छे से। हाँ, बस आपको बेसिक आइडिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको चीज़ें याद आएंगी, उस वक्त आप लगा सकते हैं, आप उस वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिस सेशन चाहिए कि मैं क्वेश्चन लेके आऊँ इसके ऊपर ही, तो आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की ला दूँगा। वरना मैं चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर चालू हो जाएगा तो फिज़िक्स के चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का वो स्टार्ट होने वाला है, तो वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी बताइए, इसको स्टार्ट करो या फिर डिफ्रेंशिएशन? मैं समझ रहा हूँ कि आपको आता होगा, थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, तो ये आ रहा होगा, और इंटीग्रेशन मैंने वीडियो डाउनलोड मतलब अपलोड कर दी है, और बस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करनी बाकी है। तो ये वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा, और जो ये मैं लिखवाया हूँ इसको नोट कर लीजिए, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन और ये शॉर्टकट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो वो दोनों वीडियो एक बार देख लीजिएगा, और ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको एकदम एकदम रट लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या आंसर आएगा। और ये दोनों सेम वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका सेम होने वाला है। इससे मैंने ये टर्म बताया क्या था, मॉड्यूलस होता है, तो ये क्या होता है मैंने सब बताया, छोटे छोटे टर्म, इसलिए छोटे छोटे टर्म मैंने पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो अब वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो चलिए कल मिलते हैं। ठीक है, बाय।